नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रकाश एजुकेशन योद्धा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी विश्व भूगोल की श्रृंखला में हमारी अगली कक्षा है पृथ्वी की गतियां। हमने पीछे 3 चैप्टर को पढ़ा है और जो चौथा चैप्टर है हमारा पृथ्वी की गतियां है। इसमें हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं, कौन कौन सी गतियां होती हैं, इन गतियों का प्रभाव क्या है हमारे मौसम पे, दिन रात, ये सारा सिस्टम जो है हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पढ़ने से पहले मैं बार बार कहता हूं, आप लोगों से कल की वीडियो में भी चर्चा किया था कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। देखिए मैं हर बार आप लोगों से एक ही बात रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि थोड़ा आप लोगों के शेयर और कमेंट से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और धूप, गर्मी, छाव, बरसात इसका असर नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। इन सब का सारी पूर्ति आपका कमेंट और शेयर कर देता है। इसीलिए बार बार हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आइए अब इन्हीं बातों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए आज का जो हमारा सेशन है ना, ये आज का हमारा सेशन है पृथ्वी की गतियां। और हम इन गतियों में देखिए हमने 2 गतियों को लिखा है, देख रहे हैं ना आप यहाँ। जो पहली गति है हमारी है घूर्णन गति और दूसरी गति है परिक्रमण गति। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। तो आज हम समझेंगे घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का 2 अक्ष हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव हैं जो 2 अक्ष आप मान सकते हैं। जो ये पृथ्वी है ना, अपने अक्ष पर कितना डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसी 23.5 डिग्री झुकाव के कारण पृथ्वी पर भूभाग की स्थिति उत्पन्न होती है। किसकी? पृथ्वी के ध्रुवों पर भूभाग की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि इस घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या होती है और इसका असर क्या है। देखिए घूर्णन गति वे गतियां होती हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति वे गतियां होती हैं जो अपने अक्ष पर चारों तरफ क्या करती है, गति करती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लीजिए क्या है, पृथ्वी का ये अक्ष है, ये पृथ्वी का 2 अक्ष है ना, तो इन दोनों अक्षों या ध्रुवों पर ये पूरा इसी पर जब चक्कर काटती है पृथ्वी, मान लो इस पे हो गई, जब इसी ने दोनों ध्रुवों के सहारे पृथ्वी क्या करती है, जब चक्कर काटती है, इसी को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति करते हैं। नहीं, वो घूर्णित होती है, माने एक अपने दोनों अक्षों से क्या ये घूर्णन करती है, इसी को हम बोलते हैं घूर्णन गति। जो यह घूर्णन गति का जो समय होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा, तो आप इतना रखिए 23 घंटा 56 मिनट क्या होता है, ये घूर्णन गति का समय होता है। बात क्लियर होगी। अब देखिए इस घूर्णन गति से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात, इस घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिन और रात होता है। क्या होता है, दिन और रात। हमें पता है ना, लोग अक्सर कहते हैं 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो बेसिकली 24 घंटे का नहीं होता है, आपका 23 घंटा 56 मिनट का होता है। कितने देरी का होता है, 23 घंटा 56 मिनट का होता है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये है जी, देखिए अर्थ है ना, ये है अर्थ। मैं आपको यहां बताता हूं, ये अर्थ, ये है विषुवत रेखा। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा पे सूर्य की जो लंबवत किरणें का, सूर्य की जो किरणें होती है लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ने के कारण सूर्य पर क्या होता है, दिन और रात समान होता है। विषुवत रेखा पर क्या होता है, दिन और रात क्या होता है, समान होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी हम दिन और रात कब कब कैसे कैसे बदलते हैं इनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। सारा फिगर मैंने बनाया हुआ है ये बात। अब देखिए अब मैं आपको एक बात और समझाने वाला। पृथ्वी जब अपने साथ घूर्णन करती है ना, तो घूर्णन करने के कारण इसके साथ फोर्स लगता है। आप सब लोग जानते हैं कोई भी वस्तु जब मूव करती है, जब कोई भी वस्तु मूव करती है तो उसके साथ क्या होता है, एक फोर्स चलता रहता है। क्या चलता रहता है, फोर्स। उसी फोर्स को जो पृथ्वी के चारों तरफ फोर्स चलता रहता है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, कोरियालिस बोलते हैं। घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल क्या होता है, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। यही कोरियालिस बल हमारे पृथ्वी पर हवाओं की दिशा और आपकी जितनी सारी गतिविधियां होती हैं, हवा बवंडर जो आती है, इन्हीं की दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है ना, इसी कोरियालिस बल के कारण हमारी जो पृथ्वी पर हवाएं क्या, हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। बात क्लियर हो गई। आइए कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही उत्पन्न होती। देखिए
मैं बार बार कहता हूं, जो जब मैं पढ़ाता हूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल कर आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यही पॉइंट्स है, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। आइए अब देखते हैं कि ज्वार और भाटा की दैनिक आवृत्ति और इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा एवं घूर्णन गति। देखिए जो ज्वार और भाटा, हम आगे समझाएंगे ज्वार और भाटा, जो ज्वार और भाटा की दैनिक आवृत्ति, आवृत्ति यानी क्या, उसको बार बार आना, तो दैनिक आवृत्ति और इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा, जो तरंगे उत्पन्न होती है ना, ज्वारीय तरंगे समुद्री एरिया में, जो उसकी दशा होती है वो उसका निर्धारण किससे होता है, आपका कोरियालिस बल, और कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या है, उत्पन्न होता है। यहां से बात क्लियर होगी। तो ये था हमारा घूर्णन गति, और इस घूर्णन गति से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपकी बात क्लियर होगी। आइए अब हम देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति वो होती है, गतियां होती हैं जो पृथ्वी जो है क्या करती है, अपनी कक्षा में, कहा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। कितना, सूर्य के जब चारों तरफ तक चक्कर लगाती है तो ऐसी गतियों को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं, ऐसी गतियों को हम परिक्रमण गति बोलते हैं। अब देखिए ये इस परिक्रमण गति का जो टाइम पीरियड होता है, जो आवर्तकाल होता है ना, इस आवर्तकाल कितना होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। हमने लिखा है कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में क्या होता है, परिक्रमण गति, यानी पृथ्वी जो है अपने कक्षा में सूर्य के चारों तरफ क्या करते, चक्कर लगाती है। बात क्लियर होगी। आइए अब हम देखते हैं यहां से आपका कौन, दिन और रात। क्या देखते हैं, दिन और रात। देखिए इस परिक्रमण गति के कारण ही क्या है, अब यहां से हमने बताया आपको, इस परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात का बड़ा छोटा होना, क्या होता है, दिन और रात का बड़ा छोटा होना, ऋतुओं में परिवर्तन होना। जिसे देखते हैं ना, कभी मौसम चलता है, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ऐसे जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है ये इन्हीं कारणों से होता है। और कर्क और मकर रेखा का निर्धारण भी किससे होता है, आपका इस परिक्रमण गति के कारण। और आप देखते हैं ना जो दिन बड़ा छोटा होता है, और ये भी देखते हैं ना कि दो ध्रुव होते हैं, हमें पता होना चाहिए, ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। क्यों होता है, मैं आपको एक मैकेनिज्म यहां थोड़ा समझा। देखिए ये है सन, सॉरी ये है पृथ्वी, देखिए क्या है, ये है पृथ्वी, ठीक है ना, और ये है आपका सन। जब ये सन उत्तरायण होगा, मैं थोड़ा बड़ा बता दूं, ये है पृथ्वी, जब ये सन इधर उत्तरायण होगा, माने ये खिसक करके, ये सन आपका खिसक करके जब यहां आ जाएगा तो इधर के एरिया पर 6 महीने दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 महीने दिन। और जब ये खिसक करके इधर आ जाएगा, जब इधर 6 महीने दिन होगा तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने रात होगी। और जब ये आपका सन इधर चला आएगा तो यहाँ 6 महीने दिन, दक्षिणी गोलार्ध में आपको 6 महीने दिन मिलेगा और यहाँ 6 महीने रात मिलेगी। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से इन्हीं कारणों से सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण ध्रुवों पे क्या होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। इसलिए होता है कि जब सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होता है तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो ध्रुवों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। बात क्लियर हो गई। अब आइए हम यहां से कुछ स्थितियों के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसे हम 21 मार्च 21 जून तक देखेंगे। देख रहे हैं, देखिए यहां हमने कुछ समय अंतराल बताए हैं। क्या बताया है, देखिए ये है 21 मार्च और ये है 23 सितंबर। थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए हमने यहां कुछ पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों का विशेषकर हमें ध्यान देखना है। देखिए पहला है यहां हमारा 21 जून की स्थिति देख रहा है ना आपको, यहां मैंने बनाया है 23 सितंबर की स्थिति। अब देखिए ये क्या होता है हमको समझना है। 21 जून की स्थिति, हमें पता है कि जून माने 21 मार्च, आपको दिख रहा है ना, देखिए जैसे जैसे 21 मार्च से सूर्य आपका इधर चला आता है, दिख रहा है ना, 21 मार्च से 21 जून। तो आपको ऐसा ध्यान है कि 21 मार्च से 21 जून में धीरे धीरे भारत में माने सूर्य क्या है, उत्तरायण होने लगता है। सूर्य किधर होने लगता है, उत्तरायण होने लगता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में, कहा उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का उत्तरायण होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है,
दिन जो दिन का आवर्त का तो बड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं टोटली किधर पड़ने लगती हैं, आपके उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण से जो 21 मार्च और 21 जून की स्थिति होती है, यहाँ क्या होती है आपका, इसी दिन धीरे धीरे बड़ा होता है। और जो दिन बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा दिन होता है, वो क्या होता है आपका 21 मार्च को। क्या होता है 21 जून को क्या होता है कि इस दिन आकर के फिर यहाँ क्या होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और यह किस दिन होता है? ग्रीष्म ऋतु में, जिसे हम उत्तर अनायोत बोलते हैं। किस बोलते हैं? आयनोत बोलते हैं, उत्तर आयनोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उत्तर आयनोत बोलते हैं। उत्तर आयनोत यानी क्या होता है कि अब इसी 21 जून को मैंने इधरी दिशा में क्या होता है आपका, यहाँ 6 महीने का दिन होने लगता है उत्तरी गोलार्ध में, जिससे क्या उत्तरी ध्रुव पर, जिसके कारण क्या होता है उसको हम उत्तरी आयनोत बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? आइए अब यहां से हम देखते हैं 22 दिसंबर। ठीक है, ठीक इसके विपरीत देखिए, देख रहे हैं अब यहां से धीरे धीरे सन आपका कहां जाएगा, ये घूमते हुए आपका 4 जुलाई, 23 सितंबर और आपका यहां फिर आएगा 22 दिसंबर। देखिए हम इसके इसलिए जोड़ के बता कि इसका ठीक ये अपोजिट है। लाइन बना रहा हूं ना मैं, देख लाइन बनाया हूं। तो जब ये आपका 22 दिसंबर की जो स्थिति है ना, तो अब इस 22 दिसंबर में सूर्य क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। सूर्य कहां चला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, जाहिर सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होगा? बड़ा होगा। जी देखो, जिधर सूर्य जाएगा उधर क्या होगा? दिन बड़ा होगा, यानी जिधर सूर्य जाएगा उधर दिन छोटा होगा। तो अभी यहां क्या होगा? यहां क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में यहां दिन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा दिन क्या होता है आपका? 22 दिसंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध के लिए, और इसे हम दक्षिण आयनोत बोलते हैं। यहां में क्या होता है 22 दिसंबर इस स्थिति में क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पर पूरा 6 महीना दिन होता है। बात क्लियर हो गई? अब एक और बात यहां देखेंगे, जब अब यहां हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें। किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में 21 जून। देखिए हमें पता है भारत की जो स्थिति है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश है, यानी जब सन उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। क्या होगी? सबसे छोटी रात होगी। वहीं जब ये 22 दिसंबर का स्थिति होगा, भारत के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, तो भारत के कॉन्सेप्ट 22 दिसंबर की जो सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। तो बार बार यही आपको एग्जामों में पूछ लेता है कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। बात क्लियर होगी? तो इस तरह से आप इसको एक फिगर के थ्रू समझेंगे। आइए हम आपको अब एक घटना बताते हैं उपसौर और अपसौर की। देखिए उपसौर और अपसौर क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझने से पहले अभी हम इसको हम देख लेते हैं। किसको देखते हैं? आपका 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। किसकी देख लेते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को हम देख लेते हैं। ठीक है ना, बात क्लियर समझ में आ रही है? तो देखिए यहां देखने से पहले हम बता देते हैं आपको। देखिए जो 21 मार्च और 23 सितंबर है ना, ये क्या है? इसको विषुवत हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत बोलते हैं। देख रहे हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? विषुवत बोलते हैं। इसलिए विषुवत है कि यहां जो सन है ना, इस बीच में पड़ता है। सन क्या है? बीच में पड़ता है। बीच में पड़ने के कारण यहां क्या पूरे विश्व में क्या है? पूरे विश्व में यहां दिन और रात समान होते हैं। 2 दिन है आपका, 21 मार्च और आपका है यहां 23 सितंबर। इस दिन सूर्य का होता है विषुवत रेखा पर पड़ता है, और विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण पूरे विश्व में दिन और रात की जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। बात क्लियर हो गई? ये था आपका 21 मार्च और ये 23 सितंबर की घटना। बात क्लियर हो गई? आइए, और ये पूरे विश्व में दिन और क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए हम यहां देखते हैं 3 जनवरी। देखिए हमने क्या लिखा है? 3 जनवरी को उपसौर लिखा है और 4 जुलाई को अपसौर लिखा है। देखिए इसको आप ध्यान से दीजिएगा क्या है। देखिए ये एक क्या है? अपसौर और उपसौर एक खगोलीय घटना है। क्या है? पृथ्वी पर क्या है? खगोलीय घटना है। ये कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है। उपसौर क्या होती है? देखिए उपसौर है ना, ये उपसौर की घटना तब होगी जब पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी है, यह पृथ्वी सन के पास होगी। क्या होगी? जब पृथ्वी सन के पास होगी तो उपसौर होगा।
और जब पृथ्वी सन से दूर होगी तो अपसौर होगा। थोड़ा फिगर में नहीं वैसे बराबर दिखाया गया है, लेकिन आप इसको कॉपी में नोट करिएगा। जब यहाँ 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी जो क्या होती है, सूर्य के नजदीक होती है। क्या होती है? सूर्य के नजदीक होती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और ये 4 जुलाई होता है। क्या होता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई के समय में पृथ्वी क्या होती है? सूर्य से दूरी पर होती है। क्या होती है? उसको हम अपसौर बोलते हैं, यानी अप यानी दूर होते हैं। सौर मतलब सूर्य, अप का मतलब होता है दूर। यानी जब आप इसको तोड़ कर भी समझ सकते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका अपसौर बोलते हैं। जो ये घटना क्या होती है? 4 जुलाई की। देखिए बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना कि जो डाटा है ना, जो डेट है, यही डेट आपको बार बार यूपी टेट, सुपर टेट, पुलिस, एसआई ऐसे जो 1 दिवसीय परीक्षाएं हैं ना, उसमें कहीं से ना कहीं से आपको प्रश्न बनाकर पूछ देता है। और जब ये डाटा हमको क्लियर नहीं रहता तो हम एग्जाम में फंस जाते हैं। तो इसलिए आपसे बार बार निवेदन, इस डाटा को एकदम आप इसी फिगर के थ्रू जैसे मैंने बनाया है, ठीक उसी तरह आप भी उसको लिख डालिए। क्लियर? आइए अब इसके बाद हमारा जो 3-4 टॉपिक है, ठीक है ना, 3-4 टॉपिक में हमारा पहले सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सुपर मून है। बात क्लियर हो गई? तो अब आइए हम आपको देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, और क्या होता है आपका सुपर मून क्या होता है। क्लियर बात? आइए देखा सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए सूर्य क्या, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो हमारी है ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और उसी के साथ साथ पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, क्या करता है कि वो भी पृथ्वी के कक्षा में, यानी मैं आपको थोड़ा यहां फिगर बना दूं, क्या कर दूं, यहां थोड़ा मैं आपको एक फिगर बना करके समझा दूं कि कैसे ये मैकेनिज्म होता है। होता क्या है ना कि सूर्य का क्या है, एक केंद्र होता है। सूर्य क्या है, अपने केंद्र में है और उसके चारों तरफ क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। जैसे देखिए मैं समझा रहा हूं, यहां ये हो गया है, क्या है, पृथ्वी, सॉरी ये सन हो गया, और ये सन की कक्षा हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है कि ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है, और अर्थ की कक्षा है मून। ये अर्थ, ये वाला देखिए अर्थ की कक्षा है, क्या है, अर्थ का, तो इसमें है मून, माने इसके भीतर क्या कर रहा है, मून चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, मून चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। तो अब होता क्या, जब सूर्य ग्रहण कब होता है, ये सूर्य ग्रहण हो गया, और देखिए अर्थ हो गया, और ये मून हो गया। आपको देख रहे हैं ये मून, मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। देखिए यहां भी मैंने ये चंद्रमा बनाया, सॉरी बनाया, सन है, ये अर्थ है और ये मून है। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य और अर्थ के बीच में, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, देख रहे हैं ना, ये क्या आता है, जब मून आ जाता है तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, आपका सूर्य ग्रहण। यानी आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सूर्य क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। बीच में कौन आएगा, एक समय मून आएगा और एक समय अर्थ आएगा, मतलब एक समय चंद्रमा, एक समय पृथ्वी। तो जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये अमावस्या की रात में होती है। कब होता है, अमावस्या की रात में। क्लियर, बहुत बात समझ में आ गई। आइए अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक उसी प्रकार जब ये हमारा जो चंद्रमा है ना, ये जो चंद्रमा अब क्या है, इस कक्षा या ये कक्षा में, इस कक्षा में जब गति करने लगता है पृथ्वी की, जब इस स्थिति में गति करने लगता है, यानी क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता, अर्थ आ जाती है। क्या आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाती है तो उसी स्थिति में क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कब होता है, पूर्णिमा की रात को। कब होता है, पूर्णिमा की रात को। बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा आपका सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब यहां से एक स्थिति हमारे बुक में दिया हुआ है, सुपर मून। देखिए सुपर मून क्या है। अब हमें पता है ना कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कक्षा है वो कैसा है, प्रबला का माने दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार। ये है हमारा पृथ्वी, क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ, और ये जो अर्थ की कक्षा है, ये क्या है, प्रबलाकार है, यानी क्या है आपका, ये है दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्त यानी क्या है, तो जब ये हमारा देखिए ये अगर मून हो, मून इसके चारों तरफ गति कर रहा है, तो जब ये मून की स्थिति इस कंडीशन में आती है, जब वो पृथ्वी के नजदीक होता है,
यानी जब मून जब पृथ्वी के नजदीक में होता है, इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, सुपर मून की स्थिति। क्या बोलते हैं, सुपर मून। यही जो स्थिति होगी सुपर मून होगी। क्या होगी, यही क्या होता है, सुपर मून की स्थिति। दोनों क्या हो जाएंगे, सुपर मून की स्थिति होंगे। क्लियर होगी बात। तो ये था हमारा सुपर मून। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको एक एक करके बताया क्या होता है सूर्य ग्रहण, क्या होता है चंद्र ग्रहण, और क्या होता है सुपर मून की स्थिति। ठीक है, अब आइए यहां से हम एक टॉपिक हमारा बचा ज्वार और भाटा। और देखिए इस ज्वार और भाटे से बार बार प्रश्न पूछता है। क्या होता है, ज्वार और भाटे से बार बार प्रश्न पूछता है। और ये बार बार जब यह प्रश्न पूछता है कि ज्वार भाटा कब ज्यादा और कब सबसे कम, तो इसके लिए कुछ दो स्थितियां हमें बताइए। मैंने यहां बनाया, शायद आप मुझे किसी को ना दिख रहा होगा, तो मैं यहां स्थिति बना देता हूं फिर से। ये है हमारी अर्थ। क्या है, ये हमारा इधर मून सन है हमारा, इधर क्या है हमारा सन है, ये अर्थ है EARTH, ये हो गया हमारा अर्थ। और ये हमारा देखिए ये अर्थ हो गया। अब यहां हो गया मून, यहां भी हो गया मून। क्या हो गया, यहां भी मून हो गया। ठीक है, और ये एक सेकंड हम थोड़ा फिगर भी अच्छे से बना दे। ये मून की स्थिति हो गई। तो देखिए ज्वार हमेशा क्या होता है, पूरे 24 घंटे में 2 बार आता है। आप एक पॉइंट को, जो ज्वार होता है पूरे 24 घंटे में 2 बार आता है। और इस ज्वार की जो स्थिति होती है ना, क्या होती है, ज्वार की स्थिति होती है 2 टाइप का ज्वार। एक होता है दीर्घ ज्वार, मतलब एक होता है उच्च ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। क्या होता है, एक उच्च ज्वार होता है और एक होता है आपका निम्न ज्वार। तो कब उच्च ज्वार आएगा और कब निम्न ज्वार आएगा, ये भी हम आपको स्थिति एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, क्या, चलिए हम दूसरे में बताएंगे। देखिए जब सन पृथ्वी और, देखिए जब सन पृथ्वी और अर्थ, चलिए आइए थोड़ा इससे पढ़ने से पहले हम आपको पहले बता दें कि ज्वार भाटा क्या है। देखिए जब पृथ्वी के पृथ्वी के सतह पर जो जलीय भाग है, जलीय भाग में जलों का ऊपर उठना और नीचे जाना ही ज्वार भाटा कहलाता है। क्या होता है, जो पृथ्वी के सतह पर जो जलीय क्षेत्र है, जो सागर समुद्र है, उसमें से सतह से जल का पानी ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, उसके नीचे जाना भाटा कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यह क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए हम जानते हैं चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये तीनों के पास क्या था, अपनी आकर्षण शक्ति होती है। क्या होती है, अपनी आकर्षण शक्ति होती है। जब यही आकर्षण शक्ति, जब ये तीनों एक पैरेलल आ जाए, क्या आ जाए, ये जब तीनों एक पैरेलल एक लाइन में आ जाते हैं, तो ये आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। क्या होती है, यह आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। इसकी आकर्षण शक्ति बढ़ने के कारण से दीर्घ कौन सा ज्वार आता है, दीर्घ ज्वार और भाटा आता है। क्या आता है जी, और ज्वार भाटा आता है। बात क्लियर होगी, कौन सा, जब सन मून और अर्थ एक सीधी रेखा में, यानी जब एक पैरेलल आ जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, दीर्घ ज्वार का निर्माण होता है। बात यहां से क्लियर होगी। ज्वार भाटा क्या है, दीर्घ ज्वार का है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आइए अब यहां से हम दीर्घ ज्वार जब समझ लिए होंगे, तो दीर्घ ज्वार के बाद से हम देखेंगे निम्न ज्वार। क्या होता है, निम्न ज्वार। देखिए निम्न ज्वार बाबू वो होता है ना, यह है क्या है, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। और इसके ऊपर क्या है, ये हो गया, यहां मून हो गया और यहां मून हो गया। जब भाई क्या है, जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट कर रहा है, सन हमारा मान लें कांस्टेंट है। जब यह स्थिति होती है, तो यहां यानी कहने का मतलब होता है, जब सन और अर्थ के परपेंडिकुलर में मून आ जाता है, क्या आता है, तो यहां पर जो बल होता है ना, जो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम लगता है, क्योंकि यहां अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी परपेंडिकुलर होने के कारण यहां पे क्या आता है, निम्न ज्वार आता है। क्या आता है, यहां पे निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है, निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात क्लियर होगी आपके ज्वार और भाटा से। ज्वार और भाटा क्या है, निम्न ज्वार और दीर्घ ज्वार मैंने आपको बता दिया। अब आइए ज्वार के कुछ प्रकार हैं। क्या है, ज्वार के कुछ प्रकार हैं, उसको उन ज्वार के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए पहला जो हमारा है अयन वृत्तीय ज्वार। क्या है, अयन वृत्तीय ज्वार, ये हमारा पहला ज्वार का जो प्रकार है, इसको हम आपको बता दें। देखिए सूर्य के समान जो हमारा सूर्य क्या है, मैं बताता हूं।
जैसे हमारा सूर्य है ना, सूर्य हमारा क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी तरह हमारा चंद्रमा भी क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। क्या होता है, हमारा चंद्रमा भी क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। और यह जो इसका जो है ना अयनवृत्ति का, जब सबसे ज्यादा चंद्रमा का झुकाव कर्क रेखा और मकर रेखा के तरफ होता है। क्या होता है, जब चंद्रमा का ज्यादा झुकाव कर्क रेखा और मकर रेखा की तरफ होता है, ऐसी स्थिति में अयनवृत्तीय ज्वार उत्पन्न होता है। अयनवृत्तीय क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। अब दूसरा हमारा है उपभू, ठीक है, और अपभू ज्वार, ठीक है ना। हम इसको देखेंगे उपभू और अपभू ज्वार क्या होता है, इसकी स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमें पता जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा क्या है, एक दीर्घ, जो हमारा ये चंद्रमा पृथ्वी हो गई, समझिए इसको भी, और हमारा चंद्रमा का एक दीर्घ चंद्रमा ये है और ये चार मैं स्थितियां बता रहा हूं। उपभू का कब होगा और अपभू कब होगा, क्या होगा, अपभू ज्वार कब होगा, इसको लिखिए, अप है ये, क्या है, अपभू ज्वार, उपभू ज्वार, अपभू। तो ये हमारा अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है, यानी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई। तो अब कह रहा है क्या कि जब पृथ्वी के निकट क्या होगा, जब पृथ्वी के निकट चंद्रमा आएगा तो कैसी स्थिति होगी, उपभू की स्थिति होगी। क्या होगी, उपभू की स्थिति होगी, उसे हम क्या बोले, उपभू ज्वार बोलेंगे। और जब पृथ्वी से दूर क्या होगा, जब पृथ्वी से दूर जाएगा, जब पृथ्वी से चंद्रमा दूर जाएगा तो उसके हम अपभू ज्वार होते हैं। बात ये भी क्लियर होगी। आइए जो हमारा तीसरा है दैनिक ज्वार, क्या होता है, दैनिक ज्वार, ये हमारा क्या है, तीसरा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक दिन में जब ज्वारों की ऊंचाई समान होती है, देखिए दैनिक ज्वार क्या होता है, जब ज्वारों की जब ऊंचाई समान होने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार। जब एक दिन में जब ज्वारों की ऊंचाई समान आती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैनिक ज्वार बोलते हैं। बात क्लियर होगी, आपको ज्वारों का प्रकार क्लियर हो गया। आइए अब यहां से हम आपको एक बता दें कि थोड़ा बहुत कुछ फैक्ट है, इस फैक्ट को आप थोड़ा लिख ले अपने कॉपी में। ये बार बार एग्जाम में ये जो अब जो फैक्ट दो बता रहा हूं ना, ये बार बार आपको जैसे देखिए हमने यहां लिखा है, जो विश्व में सर्वाधिक ज्वार आते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लिख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक ज्वार कहां आता है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी किनारा। जो उत्तरी अमेरिका है ना, देखिए क्या है आपका यहाँ पे, ये ऐसा आपका उत्तरी अमेरिका है, ये पूरा ऐसे देख रहा है ना, ये इधर आपका देखो उत्तरी अमेरिका हो गया। और फिर यहाँ ये इस थोड़ा पतला ये है, ऐसे ऐसे करके है, और ये मैं आपको समझा देता हूँ फिगर से। और जैसे आप आगे आएंगे तो फिर ऐसे करके आपका क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका। तो यह है आपका उत्तरी अमेरिका, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए जो उत्तरी पूर्वी किनारा ये है, इसके पूर्वी है ना, पूर्वी किनारा जो ये वाला किनारा है, इसी पूर्वी किनारे पे यहाँ फंडी की खाड़ी है। कहां पे, यहाँ पर क्या है, फंडी की खाड़ी है। इसी फंडी की खाड़ी में सर्वाधिक ज्वार आता है। क्या आता है, सबसे ज्यादा ज्वार कहां आता है, विश्व में सर्वाधिक ज्वार कहां आता है, इसी फंडी की खाड़ी में। बात क्लियर होगी। अब यहां से देखते हैं, एक है इंग्लैंड की दक्षिणी तट पर, यहां क्या है, एक यहां जो यही आपको मिलेगा इंग्लैंड, ठीक है ना। यहाँ एक इंग्लैंड कंट्री यूरोप का, इसी इंग्लैंड कंट्री के दक्षिणी तट पर, माने यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर क्या आता है, वहां पर है साउथ कैप्टन की खाड़ी। यहां कौन सी खाड़ी है, खाड़ी का नाम भी याद रखिएगा। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर कौन सा है, साउथ कैप्टन की खाड़ी। यहां पर प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं। कितने यहां पर प्रतिदिन 4 ज्वार, कितना, 4 ज्वार पर डेज। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए। लोग कहते हैं ना बाइलैंग्वेज, हमारा बाइलैंग्वेज यही है, 3-4 हमारा ऐसे चलता रहता है, आप ध्यान करिएगा, ठीक है। आइए, हंसी मजाक की तो बात होती ही रहती है। अब देखते हैं, प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः मैं आपको बता दूं, जो है दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः 24 घंटे में, कितने घंटे में, यानी दिन भर में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, ठीक है ना। कितनी बार,
2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। लेकिन आप अब ये मत समझिएगा कि 12-12 घंटे पर आता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। एक दिन में तो ज्वार और भाटा आता है पूरा 2 बार आता है, लेकिन आप इस मसले में 12 घंटे ये नहीं होता। इसीलिए इसका कारण क्या आता नहीं होने का, देखिए 12 घंटे पर ना होने का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो गतियां हैं, इन्हीं कारण क्या होता है, हमारा ज्वार और भाटा आता है। तो इसी पृथ्वी और जो चंद्रमा की गतियां है ना, इनमें कितने का 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी घूर्णन और परिक्रमण गतियों में, जो चंद्रमा और पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गतियां हैं, इन दोनों की घूर्णन और परिक्रमण गतियों में 26 मिनट का अंतर पाया जाता है। इसी के कारण यह प्रत्येक 12 घंटे पर नहीं होता है। तो ये भी मैंने बता दिया कि कहां सबसे ज्यादा आता है ज्वार, किस कंट्री में आता है, ये पूरा हमने आपको बता दिया। और क्यों ये 12-12 घंटे पे नहीं आता, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आज का जो हमारा ये सेशन था, हमारा आज का सेशन यहां ही कंप्लीट होता है। ठीक है, जो अब देखिए अगला हमारा सेशन होगा वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होंगी। विश्व भूगोल का जो हमारा 5वां चैप्टर होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो आगे के चैप्टर में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और आगे का ऐसे ही हम इसको देखते रहेंगे। चलिए, और हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फिर हम हर बार के बार इस बार में आपसे निवेदन यही करेंगे कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है ना, ताकि एक मूवी देखा ना, हाउ टू जोश, यही हमारा भी है कि हमारा भी ऐसे जोश बना रहे। जोश जब बना रहेगा तभी जोश में होश होते हुए हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम को फाइट करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आप सबको थैंक यू सो मच।